राज्यसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं, यानी कि इसका मैथमेटिक्स एक और बार समझने का मौका आ चुका है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि किन किन देशों में राज्यसभा या अपर हाउस जैसा कोई कॉन्सेप्ट है? अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है वो काफी यूनिक है। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से ये ऐसा ही रहा हो। राज्यसभा और लोकसभा यानी अपर हाउस और लोअर हाउस का जो कंसेप्ट है वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और इंडिपेंडेंस के पहले बाद में इमीडिएटली वो जो उस टाइम का जो टाइम पीरियड था उसमें काफी क्वेश्चंस भी रेज हुए कि क्या हमें राज्यसभा चाहिए भी या नहीं। इसी के बारे में पढ़ रहा था मैं तो मुझे पता चला एक प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना हुआ करते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि इन दिस मोशन वी हैव आस्क्ड टू वोट फॉर टू हाउसेस, द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। ये उस मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। And I wish to point out that our experience has been that the upper house acts as a clog in the wheel of progress। यानी जो प्रोग्रेस होती है उसमें रोड़े डालने का काम अपर हाउस करता है। ये उन्होंने उनके बाकी के देशों के एक्सपीरियंस के हिसाब से कहा था। I think that everywhere in the world the experience about upper houses has been the same. It has always acted as a sort of hindrance to quick progress। ये उनका कहना था कि राज्यसभा का काम सिर्फ ये है कि क्विक प्रोग्रेस को स्टॉल करने का काम राज्यसभा करती है। इसके बहुत सालों बाद सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, जिनका आपने नाम सुना होगा, उन्होंने कहा कि देयर इज अ जनरल इंप्रेशन दैट दिस हाउस कैन नॉट मेक और अनमेक गवर्नमेंट्स। यानी इस हाउस से कोई सरकार बनती या बिगड़ती तो है नहीं, ये तो काम लोकसभा का है। इसलिए ये बॉडी के पास कोई पावर नहीं है, ये एक सुपरफ्लुअस बॉडी है। लेकिन बट देयर आर फंक्शंस विच अ रिवाइजिंग चेंबर कैन फुलफिल फ्रूटफुली। पार्लियामेंट इज नॉट ओनली अ लेजिस्लेटिव बट अ डिलिबरेटिव बॉडी। ये डिलिबरेटिव वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलिबरेटिव होने का मतलब है कि आप टू द ग्राउंड की बात कर रहे हैं। आप आसमान में तारे देखने वाली बातें नहीं कर रहे हैं, आप टू द ग्राउंड हैं, आप रियलिटी चेक बेसिकली कर रहे हैं। सो फार एज इट्स डिलिबरेटिव फंक्शंस आर कंसर्न, इट विल बी ओपन टू अस टू मेक very valuable contributions, and it will depend on our work whether we justify this two chamber system which is now an integral part of our constitution। तो ये राज्यसभा के मेंबर्स को उन्होंने कहा कि हमारा जो काम है, हम जिस तरह से काम करेंगे उसी तरह से हम जस्टिफाई कर पाएंगे, हमारे देश के लोगों को बता पाएंगे कि टू चेंबर सिस्टम ज़रूरी है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद से हमेशा दो चेंबर्स तो रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा हमेशा रही है। कहीं एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि लोकसभा में वो लोग होते हैं जिन्हें हम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन राज्यसभा में वो लोग होते हैं जिन्हें नेता लोग सिलेक्ट करते हैं। और क्वालिटी दोनों के एमपीज की, उससे पता चलता है कि किस तरह के लोग कौन सिलेक्ट करता है। खैर ये तो जो भी ऊंची नीची बात है, इसको हल्के में लीजिए। लेकिन अभिषेक इस बार बताएंगे कि आने वाले जो राज्यसभा के इलेक्शन हैं उसका क्या गणित है और किस स्टेट में कहाँ से इक्वेशन बिठाई जा रही है। अभिषेक, ओवर टू यू। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो इम्पोर्टेंस समझाई राज्यसभा की, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझाए, तो राज्यसभा रखने का मकसद ही यही था कि जब संविधान सभा में डिबेट हो रही थी कि हमारे पास दो हाउस होना चाहिए, एक हाउस होना चाहिए, तो राज्यसभा ऐसी लगी कि चेक एंड बैलेंस बना रहे, जो उसका एक मेन मोटिव था। और हमने कुछ समय पहले देखा था जो राज्यसभा होती थी उसको कहा जाता हाउस ऑफ एल्डरली पीपल, यानी कि एक जो काफी एक्सपीरियंस लोग हैं अपने 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 क्षेत्र में, जो नॉलेज रखते हैं, जिनको काफी नॉलेज है, ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जाता था। जो कि आप बोल सकते हैं कि पढ़े लिखे विद्वान लोग राज्यसभा जाते थे, और वहाँ पे क्वालिटी डिबेट होती थी। कोई भी बिल आ रहा है, कोई भी इशू है, उस पर क्वालिटी डिबेट होती थी। सब जो भी कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो उस पर अपना पॉइंट रखता था। बट कुछ सालों में राज्यसभा के सदस्यों की जो प्रोफाइल है वो काफ़ी चेंज हुई है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से इलेक्शन हो रहा है, किस तरह के लोग नॉमिनेट हो रहे, किस तरह के लोग इलेक्ट हो रहे, पार्टी क्या सोच के राज्यसभा में भेजती है। तो कई सालों से में वो काफ़ी चेंज हो गया है। अब राज्यसभा की बात करें इलेक्शन की, जैसे कि हमने पहले भी 2 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे राज्यसभा के,
तब भी एक एपिसोड किया था, उसमें भी हमने सब एक्सप्लेन किया था कि राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं। तो हम वापस एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं उसका। जैसे राज्यसभा है, उसमें 250 सीटें हैं। इसमें से 12 जो कैंडिडेट रहते हैं, जो 12 सांसद होते हैं, वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति अपने अपने फील्ड के, कोई हो सकता है कोई आर्ट्स से हो, कोई साइंस से हो, कोई स्पोर्ट्स से हो, ऐसे अलग अलग फील्ड के 12 लोगों को मनोनीत करते हैं 12 सदस्य। उसमें से 238 सदस्य बचे, तो इनका चुनाव जो राज्यों की विधायक है वो करते हैं। हर 2 साल में राज्यसभा के चुनाव होते हैं। टोटल जो एक सीट का जो एक सदस्य का जो टेन्योर रहता है वो 6 साल का रहता है, और हर 2 साल में 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। जैसे कि 2 साल पहले हमने कवर किया था जब इलेक्शन थे, अब 2 साल बाद वापस इलेक्शन है, तब हम कवर कर रहे हैं। इस साल अप्रैल से लेके अगस्त तक 70 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही थी। अप्रैल में 13 सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं, और अभी जो 10 जून को हो रहे हैं वो 57 सीट्स के लिए हो रहे हैं, जो कि जून से लेके अगस्त के बीच में खाली हो रही है डिफरेंट स्टेट्स में। अब मैं आपको बता दूंगा कि राज्यसभा के जब एमएलए वोट करते हैं तो किस तरह से वोट करते हैं। उसमें भी एक सिंपल मैंने आपको लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी हमने, कि सपोज कीजिए कि किसी भी राज्य की विधानसभा में 100 सीटें हैं, 100 एमएलए है, और उस राज्य की 4 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है। अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो मिनिमम 100 डिवाइडेड बाय 4 है, 25 वोट आपको चाहिए। अगर 25-25 वोट सबको मिल जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। अगर 4 सदस्य ही है, 4 सीटें हैं, तो विदाउट वोटिंग राज्यसभा के आप एमपी अपॉइंट हो जाएंगे। अगर ज़्यादा होते हैं तो मिनिमम 25, या आपको दूसरे से ज़्यादा वोट आपको लाना है। सिंपल अगर लैंग्वेज समझे कि अगर मेरे को 25 आ रहे हैं और दूसरे को 24 आ रहे हैं, तो मैं राज्यसभा की क्वालिफाई कर जाऊंगा। अगर 5 सदस्य है, अगर जो 4 से ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें क्या होता है, जब वोटिंग होती है, अगर वोटिंग का केस आता है, तो अगर 5 उम्मीदवार है तो 5 उम्मीदवारों के नाम एक पर्ची पे लिखे रहेंगे। जो विधायक रहते हैं उनको उनके आगे नंबरिंग करना पड़ती है, प्रेफरेंस देना पड़ता है कि मैं जो सेकंड नंबर उसके पे जो कैंडिडेट है उसको मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, फिर सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो फर्स्ट वोटिंग का भी काउंट हो जाती है। इन केस कभी से वोटिंग की जरूरत हुई, जैसे मैंने कहा कि 4 सीट है, 4 तो 3 अपॉइंट हो गए, और चौथी सीट के लिए काफी फाइट हो रही दो में। किसी को जितनी रिक्वायरमेंट सीट है या नहीं मिल पा रही है, दोनों में टाई हो गया है, तो उस केस में देखा जाता है कि सेकंड प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को कितने लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दिया है। जितने ज्यादा लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस दिया होता है वो अपॉइंट हो जाता है। तो ये एक गणित रहता है राज्यसभा का, काफी एक पूरे कॉम्प्लेक्स एक थोड़ा सा गणित रहता है, जिसमें कई तरह की ट्रेडिंग होती है इस गणित के लिए कि किस तरह की वोट होगी। क्रॉस वोटिंग होती है, क्योंकि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है, कौन किसको वोट कर रहा है वो पता नहीं रहता है। अब इस बार की बात करते हैं, ये 57 सीट्स जो जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, किस किस राज्यों में कितनी है और किन पार्टियों को कितनी मिल सकती है। जैसे कि बताया कि आपको कि 10 जून को 57 सीट्स के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। अब जो राज्यसभा की सीटें राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर होती है। जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है उतनी सीटें उस राज्य को में मिलती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 11 सीटों के लिए इलेक्शन होने वाले हैं इस बार। इसमें से देखिए कि जिस तरह की अभी स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी और अलायंस है उनके पास 273 सीट्स है। एसपी और उनके अलायंस के बाद 125 सीट्स है। अगर यहाँ पे आपको इलेक्शन जीतना है तो 134 सीटें आपको लगेगी जीतने के लिए। अगर यही फॉर्मूला रहा, जितने विधायक है, तो 7 सीटें बीजेपी को कंफर्म मिलती हुई दिख रही है, 3 सीट एसपी के खाते में जा सकती है, और एक पे चुनाव की संभावना है। अगर एसपी अपना कैंडिडेट, चौथा कैंडिडेट खड़ा करती है तो उस पर चुनाव होगा। नहीं तो बीजेपी के 8 सांसद यूपी से चुने जा सकते हैं। अब इसमें अब मैं जैसे थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दूंगी किस तरह से इसमें इलेक्शन होता है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको अगर ये 11 सीट से, अगर इसमें 11 सीट में आपको एक एमएलए चुनने के लिए कितने वोट चाहिए, तो आपको लगभग 37 वोट चाहिए। अगर बीजेपी अपने जो पहले 7 कैंडिडेट्स है उनको 37 वोट दे देती है तो उनके पास बचेंगे 14 विधायक। उसी तरह से एसपी अगर अपने पहले 3 विधायक, 3 सांसदों को जिताने के लिए अपने पूरे 37 विधायक, 3 सांसदों के लिए वोट करते हैं,
तो उनके पास बचेगा बाद में 14 विधायक। तो यही फाइट है कि जो एक आखिरी सीट बचेगी उसमें बीजेपी के पास भी 14 वोट बचे हैं, एसपी के पास भी 14 वोट बचे हैं। तो इसमें अब ये होगा कि अब जो बाकी दल है उनकी एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। अभी की जो स्थिति है यूपी विधानसभा की, उसमें बीएसपी के पास एक विधायक है, कांग्रेस के पास 2 विधायक है, और जो राजा भैया की जो पार्टी है उसके पास 2 विधायक है, और बाकी के निर्दलीय विधायक है। तो इसमें ये जो निर्दलीय विधायक है कांग्रेस के, राजा भैया की पार्टी के, बीएसपी के, वो किस तरह वोट करते हैं वो देखना होगा। क्रॉस वोटिंग कितनी होती है, एसपी से कितनी क्रॉस वोटिंग बीजेपी में होती है, वो इंटरेस्ट नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे एक काफी एक फाइट देखने को मिलेगी तीसरी सीट के लिए। अब झारखंड की बात करें, झारखंड में 2 सीटों के इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से एक बीजेपी, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस गठबंधन को मिलना पक्की है। उसी तरह से बिहार में भी कोई फाइट नहीं है। बिहार में 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, इसमें से 3 बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को मिल सकती है, और 2 आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के पास जा सकती है। छत्तीसगढ़ में 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, ये दोनों सीटें कांग्रेस के पास जा सकती है। उड़ीसा में 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, तीनों सीटें बीजेडी के पास जाएगी। आंध्र में 4 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, चारों जो आंध्र प्रदेश की वायएसआर कांग्रेस है उसको, उसके पास सीटें जा रही है। तेलंगाना में 2 सीटों के चुनाव हो रहा है, दोनों सीटें ये टीआरएस जीत सकती है। ये सीटें जीत सकती है ये उनकी विधायक संख्या के अनुसार है कि विधानसभा, मौजूदा विधानसभा में उनके कितने विधायक है, उस हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है कितने कंफर्टेबली ये सीटें जीत सकती है। उसी तरह से तमिलनाडु में 6 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, इसमें 4 सीटें डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पास जितना तय है, और 2 सीटें एआईडीएमके के पास जा सकती है। कर्नाटका में 4 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी यूपीएससी सिचुएशन है। 2 सीट बीजेपी कंफर्म है, 1 सीट कांग्रेस कंफर्म है, और तीसरी सीट के लिए इलेक्शन हो सकता है। अगर कांग्रेस अपनी दूसरा कैंडिडेट खड़ा करती है तो उस पर इलेक्शन होगा, नहीं तो बीजेपी के 3 सांसद चुने जा सकते हैं और 1 कांग्रेस के। इसमें भी क्रॉस वोटिंग किस तरह से जो निर्दलीय है या दूसरे जो छोटे दल है वो किस तरह वोट करेंगे, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। महाराष्ट्र की 6 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है, शिवसेना, राष्ट्रीय लोक शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस का, उसको 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी के पास 2 सीटें जाएगी, यहाँ पे भी 1 सीट जो छठी सीट है उस पर वोटिंग होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से बीजेपी के पास 2, कांग्रेस के पास 1 सीट जा सकती है। राजस्थान में 4 सीटों के लिए इलेक्शन हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के पास 2 सीटें जीत रही है इजीली, 1 सीट बीजेपी के पास जा रही है, और 1 सीट पे इलेक्शन हो सकता है। बीजेपी ने अपना सेकंड कैंडिडेट उतारा तो इलेक्शन हो सकता है। राजस्थान में भी अभी 17 निर्दलीय सांसद विधायक है, तो उनकी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। किस तरफ वोट कर सकते हैं, जिस तरफ वोट करेंगे कांग्रेस की तरफ वोट करें तो कांग्रेस के 3 सांसद जीत सकते हैं, और अगर वो बीजेपी के लिए वोट सकते हैं बीजेपी का सेकंड सांसद जीत सकता है। उसी तरह से हरियाणा में 2 सीटों के लिए 2 सीटें खाली हो रही राज्यसभा के लिए, इसमें से 1 बीजेपी 1 कांग्रेस के पास जा सकती है। पंजाब में 2 सीटें खाली हो रही है, ये दोनों सीटें आप आम आदमी पार्टी के पास जा सकती है। जैसे कि अब मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि पहले बोला जाता था कि एक बुद्धिजीवों की एक संसद बोला जाता है राज्यसभा को, जहाँ पे अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट जाते थे। बट कुछ सालों में सिचुएशन चेंज हुई है, तो कोई सिचुएशन अब डिस्कस करेंगे कि पार्टियां किस तरह से कैंडिडेट डिसाइड करती है। अभी जो ये जो इलेक्शन होने आ रहे हैं, कुछ इसमें चर्चित चेहरे जैसे कपिल सिब्बल का एक नाम आया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के एसपी के सपोर्ट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में। ये कपिल सिब्बल को पता है कि इस चुनाव में कांग्रेस को 11 सीटें मिल सकती है, बट कांग्रेस की हालत वही है कि एक अनार 100 बीमार। 11 सीटों के लिए कई दावेदार है, क्योंकि लोकसभा में काफी दिग्गज चुनाव हार गए थे। पिछले कुछ 2-3 सालों में राज्यसभा की जो सीटें खाली हुई है उसमें कई दिग्गज की जो सीटें थी वो खाली हो गई थी, पर वो इलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि कांग्रेस के पास राज्यों में भी बहुमत कम हो गया है। तो कपिल सिब्बल ने यही सोचा कि कांग्रेस में नंबर लगना नहीं है, तो इसलिए वो एसपी से चला गया। एसपी को भी फायदा था, क्योंकि कपिल सिब्बल जाने माने वकील है, और एसपी के नेता हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, अखिलेश हो, आजम खान हो, उन पे कई केसेस चल रहे, तो एसपी को भी एक अच्छे वकील की जरूरत थी, तो कपिल सिब्बल को उन्होंने सपोर्ट कर दिया। तो और इसी तरह से दूसरे जो कैंडिडेट है कांग्रेस में, कई बड़े बड़े नाम है, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, रणदीप सुरजेवाला, अजय माखन। अब इसमें से किनको टिकट मिलेगा ये देखने को रहेगा।
अब छोटी पार्टी की बात करें, छोटी पार्टियों में जो रीजनल पार्टी है उसमें एक ट्रेंड दिखने को मिला है कि किसको राज्यसभा भेजा जाता है। तो कुछ समय में ये देखने को मिला है कि जो उनके फाइनेंसर रहते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति पैसा देते हैं, उनको राज्यसभा भेजा जाता है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश की जो सीटें खाली हुई थी, तो वाईएसआर कांग्रेस ने अडानी को भी ऑफर की थी सीट कि आप राज्यसभा जाइए, हम आपको राज्यसभा में सपोर्ट करेंगे, बट अडानी ने मना कर दिया। बट कई जो छोटी पार्टी है, हमने तो पीछे मैंने बोला कि अप्रैल में 17 सीटों के इलेक्शन हुआ था, तो उसमें से कई आम आदमी पार्टी के ने पंजाब में जो 4 सीटें दी थी, तो उसमें से 2 बड़े उद्योगपतियों को सीटें दी थी, माना जा रहा था कि वो उनके फाइनेंसर है। तो इस तरह के ट्रेंड देखने को मिलते हैं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी में कौन जा सकता है राज्यसभा में इस बार, तो वो अभी डिस्क्लोज नहीं है, क्योंकि बीजेपी में जो भी होता है वो केवल नरेंद्र मोदी फाइनल कॉल रहते हैं, उनको ही पता रहता है कि कौन राज्यसभा जा सकता है। बट बीजेपी में एक पैटर्न देखने को मिला है पिछले जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, जिनको भेजा जाता है उसमें 2 चीज देखने को मिलती है। पहला, एक तो कास्ट इक्वेशन बिठाने की कोशिश करते हैं राज्यों में, उस राज्य में क्या कास्ट इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग वो एक कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। दूसरा, जो संगठन के लोग हैं, जो सालों से संगठन में काम कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड किया जाता है, उनको राज्यसभा भेजा जाता है। तो 31 तारीख को आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की, तब क्लियर होगा कि कौन बड़े बड़े जो दिग्गज है, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या दूसरी पार्टी के हो, वो नॉमिनेशन फाइल करते हो। तो 10 अगर इलेक्शन की नौबत आती है तो 10 जून को क्लियर होगा कि कौन फाइनली राज्यसभा में जाता है। इसमें 2-3 स्टेट देखने लायक हो, जैसे मैंने कहा है अभी कि यूपी की एक सीट के लिए एक इलेक्शन हो सकता है, उसमें काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटका, इन 4 राज्यों में एक-एक सीटों पे टफ इलेक्शन हो सकता है, काफी क्रॉस वोटिंग हो सकती है और काफी धन बल का भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं पड़ता है कि सीक्रेट वोट होता है, किसने किसको वोट दिया, तो वोट खरीदे बेचे भी जा सकते हैं। तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि 10 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। और 10 तारीख ज्यादा दूर है भी नहीं। जब रिजल्ट आएंगे तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको राज्यसभा कैसे चलती है और कैसे चलाई जाती है इसके बारे में जानकारी मिली इस वीडियो के थ्रू। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।